जय हिंद बडीज यार, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन वन एंड ओनली डिफरेंशियल क्रेडिटेंस। अभी जैसा कि एनडी के नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, ठीक है, उसके बाद एन नंबर ऑफ कमेंट आ चुके हैं डीएम के, भैया एक सेल्फ स्टडी प्लान ला दो। सो आई एम देयर विद दिस, बट रिमेंबर करना है कि भैया लास्ट डेट आपकी फॉर्म फिलिंग की है 31st, लेकिन आप कब तक भर लोगे? 25th के बाद कैडेटियंस का एक भी मेंबर इसके बाद फॉर्म नहीं भरेगा, इसके पहले पहले उसका फॉर्म फिल हो जाना चाहिए, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस आज के लेक्चर में क्या क्या बताने वाला हूँ बता देता हूँ पहले से, क्योंकि आपको बोर्ड्स को भी देखना है, ठीक है। बोर्ड्स प्लस एनडी दोनों को मैनेज करना है, ठीक है। सो एक ऐसा स्टडी प्लान लेके आया हूं जिसमें आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे देने होंगे, ठीक है। एंड आपका 3 महीने के अंदर अंदर कवर हो जाएगा। हालांकि आपके पास टाइम ज्यादा है, लेकिन क्योंकि मैं मान चल रहा हूं कि 1 मंथ आप मोटा मोटा अपना दे दोगे, किसको? बोर्ड्स प्लस एंड बाकी सारी चीजों को दे दोगे, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। बाकी ओवरलैपिंग सिलेबस एंड मॉक टेस्ट वगैरह कहां से देने हैं, कहां से पढ़ना है, एंड पढ़ना कितना है। देखो चैप्टर्स नहीं बताऊंगा कि बॉस ये पढ़ लो, चैप्टर्स के टॉपिक भी नहीं बताऊंगा कि ये पढ़ लो, ठीक है। कई लोग क्या बता देंगे टॉपिक, मैं बताऊंगा भैया आपके टॉपिक्स के भी सब टॉपिक के इतना इतना पढ़ लो बस, ठीक है। एंड ऑल दोज हु नो मी, ठीक है, दिस इज ट्वाइस एसएसबी रिकमेंडेड, सो इतना भरोसा कर सकते हो कि भैया हो जाएगा, नैया पार लग जाएगी, ठीक है। सो सेल्फ स्टडी प्लान कंप्लीट 90 डेज का, बहुत भाई दही का दिमाग हो गया इतना इसको प्लान करने में, ठीक है। वो तो सही है कि आज के टाइम पे एआई की दुनिया है तो थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलो कुछ कुछ बेसिक्स जो कि न्यू है, जो कि फ्रेशर्स इन दिस फील्ड, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। जैसे कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसका आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, ये एक बोल सकते हैं ट्राई सर्विस अकेडमी है, जहां पे तीनों सर्विसेज का आपको मौका मिलता है, आर्मी, नेवी एज वेल एज एयरफोर्स, ठीक है। इसी के साथ एनए भी लिख के आता /NA, वो नेवल एकेडमी होती है जिसकी सेपरेट वैकेंसी होती है। हालांकि उसका पेपर कोई अलग नहीं होता, सेम पेपर से आपको जाना होता है। 2 पेपर होते हैं, दैट इज मैथमेटिक्स एंड जीएटी। मैथमेटिक्स आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है, 300 नंबर का होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं, एंड 2.5 नंबर का एक बोल सकते हैं कि आपका मतलब एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो आपको 2.5 नंबर मिलते हैं। एंड वहीं पे 1/3 मींस 0.83 की क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग। सेम चीजें यहाँ पे भी लिखी, क्योंकि जीएडी का पोर्शन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा था, इस वजह से देख लो मैथ का दोबारा से एक बार। मैथमेटिक्स का एक कंप्लीट पेपर होता है जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर के होते हैं, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, गलत करने पे सीधे सीधे 1/3 मतलब 0.83 की नेगेटिव मार्किंग होती है। वहीं पे अगर जीएटी की बात करें तो जीएटी का भी 2.5 घंटे का पेपर होता है, लेकिन 600 नंबर का होता है। यहाँ पे पर क्वेश्चन कितने? 4 नंबर का होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं। नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 होती है, 1.33 मार्क्स की, ठीक है। समझ गए होगे, बेसिक्स है बिल्कुल। अब भैया कवर कैसे करना है, कहां से करना है, कितना करना है, देखो बॉस, सबसे पहले बात करेंगे हम एलजेब्रा से रिलेटेड। एलजेब्रा जो कि एक बहुत बड़ी यूनिट है, काफी बोल सकते हैं कि मल्टीपल पोर्शन कवर करती है, अगर मैं मोटा मोटा लेके चलूं। सो इट कवर्स रफली योर अराउंड, है ना, देखें अगर हम तो 30% आपका सिर्फ एलजेब्रा से आता है। हालांकि ये दोनों एस्टिमेशंस आपके एनडीए एनडीए 1 2025 2024 एंड 2024 को एनालाइज करते हुए बनाया गया है आज की कंप्लीट वीडियो, ठीक है। क्योंकि एनडीए में रिसेंट चेंजेस काफी ज्यादा देखने को मिले, कभी पॉलिटी क्वेश्चन बहुत बढ़ा देगा, कभी बिल्कुल खत्म ही कर देगा। रिसेंट अगर देखा जाए एनडीएन सीडीएस दोनों को एनालाइज करते हुए मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि भैया इस बार इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ना आपको लवालब देखने को मिलेंगे, स्पेशली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। देख लेना बॉस, जिस दिन पेपर होगा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैवी देखने को मिलेंगे, तगड़े नंबर पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं आज कैसे। तो सबसे पहले क्या पढ़ोगे? कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। सेट्स पता होने चाहिए, ऑपरेशंस पता होने चाहिए, ऑपरेशन और सेट कैसे लगते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मस्ट है, इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? पैरा दे देगा, 3 बोलेगा कि भैया ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे। हालांकि क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी होता है, लेकिन अगर आप वेन डायग्राम सही बनाए, अगर आपने वेन डायग्राम गलत बनाया तो कंप्लीट क्वेश्चन खत्म, ठीक है। सेट वगैरह से सिर्फ इतना पढ़ना था। आगे डी मॉर्गन्स लॉ, स्पेशली जो लॉस होते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास। अगर किसी ने पढ़ रखी है तो इक्विवेलेंस क्लास को छोड़ के मत जाना। 3 नंबर सीधे के सीधे 7.5 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब एक पैरावाइज क्वेश्चन आएगा, सीधे के सीधे 3 क्वेश्चन उससे दिए होंगे, ठीक है। अगर आपने इक्विवेलेंस क्लास निकाल ली तो भैया तीनों के तीनों सही होते हैं। आगे बात करते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, हैंग कर चुका है भैया, ठीक है। चलो अब तक देख लो यार, कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस, आर्गुमेंट्स। अच्छा देखो आ गया, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं मॉडुलस की भी, आर्गुमेंट की भी, छोड़ना नहीं है। इसी के साथ आपका जो मतलब बेसिक याद रख लेने के भैया आर्गुमेंट और मॉडुलस की डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मतलब प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएट क्या होता है। हालांकि अगर मैं पूरे चैप्टर ही पढ़ाने लगूँ तो काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत आसान है भाई, अगर तुमने एक बार इसके बेसिक समझ लिए ना कि यूनिटी को मोल्ड कैसे करना है, मतलब उसको घुमा फिरा के कैसे चीजों को लेके आना है, इसका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे बात करते हैं। बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स, कन्वर्जन ऑफ नंबर्स एंड डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम एंड वाइस वर्सा। हालांकि इसका क्वेश्चन अभी के मैंने 2-3 रिसेंट पेपर देखो तो उनमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इससे पहले कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाता था, 1 या 2 क्वेश्चन। हालांकि एक बार तो इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन भी आए थे, मतलब ठीक है
10 नंबर के। सो इस वजह से मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता इस चैप्टर को, आपको इस चैप्टर को भी देखना होगा, कहीं से भी पढ़ो, ठीक है। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा इस चैप्टर को कवर करने में, कोई हैवी चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। हालांकि जो लोग अभी बीटेक वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन में हैं, उनके लिए तो वो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं, अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एपी, जीपी एंड एचपी। इंपॉर्टेंट क्या है, तीनों के बीच में रिलेशन। एपी से जीपी कैसे जाएगा भैया, जो इसका फेवरेट क्वेश्चन है एनडीए कैटेगरी में, लिख ही देता हूं, ठीक है। एनडीए कैटेगरी में जो एनडीए का सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है वो ये है कि भैया लॉग, लॉग बेस ए मान लो बी, ठीक है, ऐसे कर करके वो आपको 3 टर्म देगा, बोल लो यहाँ पे सी, यहाँ पे मान लो डी, ऐसे करके। अब बोलेगा ये भैया एपी में है, तो इसका कन्वर्ट करके दिखाओ जीपी में। हमेशा याद रखो लॉगरिथम जिसमें होता है उसका इनवर्स करके ना उसको आप जीपी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, जीपी में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब लॉग और जीपी की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि एक दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। इसी के साथ जीपी में क्या लगता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब आपको इसमें क्या लेने होते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर 2 क्यूब रूट। जैसे मैं बोल दूं एक्स वाई और जेड अगर 3 किस में है, आपके जीपी में है, तो भैया वाई स्क्वायर जो होने वाला है ना वो एक्स और जेड का मल्टीप्लीकेशन वाई स्क्वायर बोला, लेकिन मैंने अगर यहीं पे इक्वल टू बाई कर देंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं इनको बोल दूं कि भैया ये एपी में है तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड। इस तरीके की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर मैं पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो यू पीपल ऑल्सो थिंक कि भैया बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, है ना। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि इमेजिनरी नंबर्स पे लगता है, ठीक है। आगे करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हालांकि ये थोड़ा भैया चैप्टर अच्छा है, देखो मुझे थोड़ा ये चैप्टर अच्छा लगता था, है ना, मैंने इसको बहुत ज्यादा मन से पढ़ा था, बहुत ज्यादा मन से, बट स्टिल यार मेरा क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था। बट अगर आपने बाइनरी अच्छे से पढ़ रखा है, बाइनरी का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता अगर आपने बाइनरी अच्छे से पढ़ रखा है और उसकी सारी की सारी एक्सपेंशंस आपको याद हैं, इंक्लूडिंग e टू द पावर x, sin x, cos x, इन सब की अगर एक्सपेंशंस भी याद हैं, ठीक है। लॉगरिथम एंड देयर एप्लीकेशन, जो कि इसमें जीपी एचपी को मिला के क्वेश्चन बनाया जाता है, मैंने बता दिया। आगे बात करते हैं, इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी विद द स्टडी प्लानर आल्सो, सो ठीक है। सो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, एक ऐसी यूनिट जो आप कवर कर सकते हो विद इन लिमिटेड टाइम। हालांकि इससे क्वेश्चन काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर्टीज वाइज इसका गलत कर दी तो भैया गलत ही होता है क्वेश्चन। इसमें भी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस याद कर लेना कि कौन कौन से टाइप के मैट्रिसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी ऑपरेशंस मींस प्रॉपर्टीज। आगे डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। इसी में आपको कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन जहां पे एक्स वाई जेड करके आपको, अगर देखो ऐसा क्वेश्चन आया तो हमेशा पैरा में आएगा 3 डिफरेंट क्वेश्चन भी होंगे। लेकिन कुछ बेवकूफ ऐसे होते हैं वो यहाँ पे ही मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को, भैया मैट्रिक्स के एंड डिटरमिनेंट के अंदर आया तो वैसे सॉल्व करेंगे। भाई 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है, 3 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की कैटेगरी के अंदर आया, लेकिन वो एमसीक्यू पेपर है, एमसीक्यू पेपर। सिर्फ इक्वेशंस बना के आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो बाय द लीनियर मेथड्स, ठीक है। तो ऐसा मत करने बैठ जाना कि मैं तो इसी मेथड से लगाऊंगा बोर्ड्स में, लेकिन अगर इस कैटेगरी के अंदर आता है तो वैसे ही लगाना होता है, ठीक है। आगे करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। एनडीए के 1 एग्जामिनेशन कभी भी देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री का लेवल हमेशा अच्छा देखने को मिलेगा, हमेशा इससे क्वेश्चंस अच्छे देखने को मिलेंगे। इस वजह से ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, स्पेशली इसकी एप्लीकेशंस। अभी आपको पता हो तो रिसेंट पेपर्स में इसके 25 क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। एनडीए 1 में ही आए थे शायद 2024 में। एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स इन डिग्री एंड रेडियंस, trigonometric ratios and identities, multiple and submultiple angles, inverse trigonometric function, application to the problem, ठीक है। हर चीज कवर करनी है, ITF है ना, सब कुछ। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसके फॉर्मुलाज तो टिप्स पे याद होने चाहिए बिल्कुल। हालांकि इन सभी के नोट्स हर एक सब्जेक्ट के बिल्कुल एकदम फॉर्मेट वाइज आपको सारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशंस, 2D मतलब, ठीक है। आगे करते हैं 2D एंड 3D टू, ठीक है, मतलब 2D भी 3D भी। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑक्टागन सिस्टम भी पता होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला बहुत अच्छा है भैया, सेक्शन फार्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन सबसे ज्यादा घुमाएगा यहीं पे, लाइन एंगल और प्लेन तीनों में घुमा देगा, बोलेगा बता दो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल बता दो, इन दोनों के बीच के एंगल बता दो, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस बता दो, एंगल बिटवीन 2 लाइंस बता दो। जहां पे मतलब देखो बॉस, एनडी का एग्जामिनेशन ज्यादा एक्सपोज्ड है, अगर आप उसे अच्छे से लेके जाओ तो। अगर आपको फॉर्मूले ही नहीं पता होंगे यार तो फिर देखो कोई नहीं कर सकता उसको सॉल्व, है ना। आगे करते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। इसी में भैया लिख लो स्फीयर, ठीक है। क्या लिख लो, स्फीयर। स्फीयर से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन वो इतने आसान क्वेश्चन थे कि अगर किसी ने स्फीयर का सिर्फ बेसिक्स भी पढ़ रखा होता तो वो आराम से कर लेता। एंड क्या भैया, ये सारा सिलेबस 3 महीने में कवर हो सकता है, हो सकता है बॉस। आज ही की मैं पूरा लेके आया हूं ना, पूरा कंप्लीट प्लानर, जिसमें आपको अच्छा खासा टाइम भी मिलेगा अपने बोर्ड्स के लिए अलग से प्रिपेयर करने का, ठीक है। आगे फिर क्या है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, आपको पता होगा। जैसे अगर आप वो पढ़ते हो ना, एक पैरेललोपाइड करके आपको एरिया वगैरह भी बताने होते हैं। जब आप
एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन द डिटरमिनेंट मेथड पढ़ते हो तो वहीं पे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आता है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन एंड इसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे प्लेन दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो बीच का एंगल कौन सा होगा, प्लेन के बीच में एंगल्स कैसे होते हैं, है ना, इसकी दो दो अलग लंबे बड़े बड़े फॉर्मुले होते हैं जिनको एक शॉर्टकट की तरह से याद किया जाता है। आगे भैया कैलकुलस, जिससे सबको ही डरते हैं लेकिन इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखो ये सारे टॉपिक्स मैं ऐसे लेके आया हूं कि आपको ये बोर्ड्स के अकॉर्डिंग भी हो, ठीक है, टाइमर प्लानर ऐसे ही बनाया गया है कि आप बोर्ड्स को भी अपने साथ में लेके चल पाओ, ठीक है। आगे बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन, रेंज एंड उनके ग्राफ। ग्राफ कौन कौन से भैया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथम हो गया, आपका सिग्नम फंक्शन हो गया, ठीक है। इसी के साथ आपका और भी कौन कौन से, स्ट्रेट लाइन का फंक्शन हो गया, ठीक है, साइन कॉस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे फंक्शन हो गए, फ्रैक्शनल पार्ट का फंक्शन हो गया, मॉडुलस का हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको बाहर आएगा ही नहीं, अब है ही नहीं, बचे ही नहीं, और कहां से आएंगे भैया। कंपोजिट फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बस दो चीजें हैं, इनको याद कर लो अच्छे से। तो फंक्शन के बाद आप फिर एफओएफ एंड जीओएफ का भी कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओगे, छोड़ोगे नहीं, ठीक है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी डेरिवेटिव्स आते हैं तो कर लोगे अच्छे से। लिमिट एंड कंटिन्यूटी तो बहुत ईजी है अगर डेरिवेटिव्स आते हैं तो, ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव में हमेशा जरूरी नहीं होता कि भैया हम डेरिवेटिव ही करें, कभी दिमाग भी लगाना होता है। जैसे उसने बोला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से करके दिखाओ, क्यों करके दिखाएं जब हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव भी सेम निकलेगा, ठीक है, तो उससे कर लेना। एप्लीकेशन इन प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, वो भी पैरा में मिलेगा। 3 क्वेश्चन आएंगे, एक बार मैक्सिमा मिनिमा पूछेगा। हालांकि इसमें बता दूं करेक्ट से सिर्फ इतना होता है कि भैया उन क्वेश्चंस में आपको जहां पे वो वैल्यू 0 आती है ना, वो देखने को मिलेगा कि बस के नो वैल्यू उस पर अप्लाई नहीं हो पाती क्योंकि 0 आ जाता है, बस उसका एक कॉन्सेप्ट देने के लिए ये क्वेश्चन आता है, और कुछ मकसद नहीं है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर देखो डिफरेंशियल कैलकुलेशन में अगर डेरिवेटिव वगैरह नहीं आते तो फिर भैया यहाँ भी भूल जाओ। एंड कोई भी कैलकुलस छोड़ के नहीं आएगा, भले ही बेसिक्स करके जाना, लेकिन कैलकुलस कोई भी छोड़ के नहीं आएगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंस ऑफ मतलब इनवर्स होता है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स इंटीग्रेशन होता है, ये तो डेफिनेशन लिखी है, लेकिन इसके बेसिक्स पता होने चाहिए। ये मैंने क्यों लिखा है कि अगर आपको पता होना, तो एक बार ऐसा क्वेश्चन आ रखा था जो कि डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग टू 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, शायद आई थॉट 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर 2023 का क्वेश्चन है। इसको सिंपली भैया एक्सपेंड करके, मतलब देखो अगर इंटीग्रेशन किसी ने फॉर्मुला ही पढ़े होते तो कर लेता, या फिर इसका उल्टा कर दो भैया। इसका क्या उन्होंने एक्सपेंशन पूछा था ना, मतलब डिफरेंशिएशन पूछा था, इसी को अगर थोड़ा आप दिमाग लगाओ तो डिफरेंशिएशन के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। आगे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन इन एरियाज, मतलब फॉर्मुलेस की सारी बात कर रहा है, बिल्कुल छोड़ के नहीं आना, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मतलब एरिया अंडर द कर्व्स, बिल्कुल छोड़ के मत जाना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन। कर्व की अगर इक्वेशंस पता है तो उनको कभी गलत करके नहीं आओगे। सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्वियस सी बात है यार, इसको थोड़ा अच्छे से देख के जाना, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के जो वो आते हैं ना डेरिवेटिव्स वाले, आपके बोल सकते हैं कि जो वन लाइनर टाइप क्वेश्चन, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा काफी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी है, जो बच्चों को आसान लगती है। वेक्टर इन 2 एंड 3 डायमेंशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, जिसी को हम डॉट प्रोडक्ट एंड आपका वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब स्केलर को डॉट एंड वेक्टर को क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ही बोलते हैं, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोल लो, है ना, वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें भी जो अच्छा कॉन्सेप्ट आता है ना वो भैया, आप अगर ध्यान से सोचो तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कुछ नहीं है, आप देखो तो प्लेन्स वाली अगर आपको याद आ रहा हो तो प्लेन्स की इक्वेशन से, और अगर वेक्टर को आप क्रॉस करना जानते हो तो भैया बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है इसका। आगे बात करते हैं स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो मैं बोलूंगा कि बोर्ड से थोड़ा अलग आता है, अच्छा आता है, हटके आता है थोड़ा, ठीक है। सो इस वजह से देख लो भैया कि क्लासिफिकेशंस ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको पढ़ के जाना है। इसी के साथ इसमें रिग्रेशन लाइन, कोएफिशिएंट लाइन, वो सारी चीजें देखी आनी, मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, जहां पे आपको मीन, मोड, मीडियन, इन सबके बीच में डिफरेंसेस, है ना, डिस्पर्जन, मोड ऑफ डिस्पर्जन, इसके बाद आपका वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट एंड बेस थ्योरम, इतना पढ़ के जाना है, ठीक है। यहाँ तक आपका मोटा मोटा मैंने मैथ का कंप्लीट सिलेबस खत्म कर दिया। अब आते हैं इंग्लिश की कंपैरेटिवली, जो कि इजी है, ठीक है, लेकिन हर बार एनडीए 1 में देखने को मिलते हैं कुछ ना कुछ चीजें नहीं, तो इस वजह से कॉम्प्रिहेंसिवली इसको पढ़ के जाना है। सिर्फ टेंसेस को करना है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हिंदी बनाने मत बैठ जाना कि भैया ये वहां जाता है, जाती है, जाता है, तो ये उसका हो गया इंडेफिनिट का, ता है, ती है, तो ऐसे नहीं, सिर्फ डायरेक्टली इंग्लिश से कवर करो कि अगर आपको सेंटेंस दिया है तो हाउ विल आइडेंटिफाई कि भैया ये फ्यूचर का है, अब इसी को कन्वर्ट करके दिखाओ पास्ट में, समझे, इस तरीके से करना है। ता है, ती है, वो सब भूल जाओ, अब सीधे सिर्फ हेल्पिंग वर्ड से पहचानना सीखो। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, लेकिन वही मैंने कहा कि भैया एनडीए 1 में हमेशा इंग्लिश इज अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी हो सकता है, देख के जाओगे, इवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर टाइम मिले तो वो भी देख लेना।
आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशन तो छोड़ के ही नहीं आना, इसकी किसी भी कीमत पे आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशन छोड़ कर नहीं आओगे। बहुत आसान क्वेश्चन आएगा जो आपको लगेगा ना कि यार बहुत कठिन क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन छुपा होगा। अगर आपको ध्यान हो तो, अगर आप पीवाईक्यूज देखते हो तो इसमें एक था कि डैश करके यहाँ पे ऑरेंज लिखा था, ऑरेंज, एंड यहाँ पे लिखा था दा, जिसको काट के हमको सिर्फ एन करना था। एंड यू पीपल वोंट बिलीव कि भैया मेरे जितने दोस्त थे ना उस टाइम पे, मतलब हमने जितनी भी लोगों ने प्रैक्टिस किया था वो सेट मोस्टली गलत किया था, इवन मैंने खुद ने वो क्वेश्चन भी गलत किया था, ठीक है, मतलब मेरे साथ जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे आपका आ जाता है एरर्स स्पॉटिंग एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जो कि एक बहुत अच्छा पोर्शन कवर करता है। अगर आप इसको अच्छे से लेके जाओ तो काफी स्कोरिंग है। एंड कभी कभार देखो एक बहुत ही मतलब फेमस वो कहने के लिए होती है कि भैया जिसका ना ये अच्छा होता है, एरर स्पॉटिंग वाला पोर्शन अच्छा होता है, उसकी थोड़ी वोकैब कमजोर होती है। जैसा मेरे साथ यार, मेरा एरर स्पॉटिंग का तो अच्छा कॉन्सेप्ट है लेकिन वोकैब मुझे थोड़ी कम याद होती है। सो ये चलता रहता है, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन वोकैब अगर पत्रकार से कर रहे हो डेली बेसिस पे, देखो कोई भी चीज है डेली बेसिस पे करोगे बेनिफिट देगी। अगर डेली बेसिस पे पत्रकार कर रहे हो तो 15 के 15 भैया वहीं से फंसेंगे, क्योंकि द हिंदू के अलावा और कहीं जाता ही नहीं है आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन की जितनी भी वोकैब आती है, इवन सीडीएस ले लो या फिर एनडीए ले लो। इसके साथ लेकिन पीवाईक्यू करना जरूरी है, जो आपकी टीम कैडेटियन कराई रही है मैथमेटिक्स पे, ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फॉरेन वर्ड्स। फॉरेन वर्ड्स का कहना है क्या मतलब है, जो भी नए टाइप के वर्ड हैं आपके लिए, ठीक है, या फिर जिसमें हम हाईलाइट करके भेजते हैं अपनी पत्रिका में, वो। आगे बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो कि बहुत जरूरी है भैया। अगर आपको जैसे पैरा वगैरह अगर आ गए, इन केस हम सपोज करके चल रहे हैं, क्योंकि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, अगर पैरा वगैरह आ गए, उसने टोन वगैरह पूछ ली, थीम पूछ ली, तो इन सच कंडीशंस आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है। पैसेज एनालिटिक्स, क्योंकि आपकी 12th बोर्ड में भी आना है, ऐसा तो है नहीं कि भैया आएगा नहीं। जब बोर्ड में भी आना है तो वाई यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट यार, ठीक है। दोनों का एक साथ प्रिपेयर लेके चलो ना। इसके साथ ही पैसेज का पूरा एनालिसिस, उसकी थीम क्या हो सकती है, टोन क्या हो सकती है, उसमें कितने कितने लिटरली डिवाइसेस लग रहे हैं, ठीक है, एनाफोरा कब आता है, चीजें कब आती हैं, वो सारी चीजें पता होना चाहिए। इंटरफेरेंस एंड कंक्लूजन कैसे करोगे, ठीक है। सेंट्रल आइडिया एंड टोन, जो मैं बोल रहा था, थीम वगैरह, ठीक है। आगे आ जाओ, राइटिंग स्किल्स में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि राइटिंग स्किल्स मैंने क्यों लिखा है, हालांकि आपके एनडी के परस्पेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। राइटिंग सेक्शन में आप देखो लेटर वगैरह वो सारे आपके बोर्ड्स में आएंगे, लेकिन सेंटेंस रीऑर्डरिंग, जब राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी ना तो सेंटेंस का रीऑर्डरिंग, या फिर आप बोल लो पीक्यूआरएस जो आते हैं टाइप के क्वेश्चन। अब पीक्यूआरएस में आपको डैश वाले देखने भी कोई मिल जाएंगे, जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन में मैंने देखे हैं, हालांकि एनडीए में नहीं आए लेकिन डिफरेंट एग्जामिनेशन में आ रखे हैं, तो हो सकता है चांसेस किस बार दे दे। आगे क्लोज टेस्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं फिजिक्स, जो कि बच्चों को कंपैरेटिवली इजी लगती है। अगर इनकेस जो भी नॉन फिजिक्स बैकग्राउंड है या फिर जिसको हार्ड लगती है तो मैं कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, अगर क्लास 9th का भी इतना कर लो ना विथ किसके साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ, तो भैया तुम्हारा एनडीए में इससे तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, जो कि कंपैरेटिवली अच्छा टॉपिक है, लेकिन इसमें पढ़ना कितना है बस बच्चों को ये पता नहीं होता, ठीक है। जिसमें आपको हीट एंड टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। क्यों, क्योंकि भैया जीरो लॉ को अगर आप थोड़ा सा मोल्ड कर दो ना तो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ सिर्फ उसी से निकल के आए। तो इसका या तो मतलब है कि भैया सिर्फ मैं जीरो लॉ पढ़ लूं, या तो फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ लो। फर्स्ट एंड सेकंड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसके एप्लीकेशन ज्यादा हैं, तो आप इसको कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे समझ पाओगे बस। अगर किसी को जीरो समझ आ गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वेव्स एंड ऑसिलेशन, जिससे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ईएम वेव्स स्पेशली, यहाँ पे आपसे फ्रीक्वेंसी वेव्स के वगैरह वगैरह पूछ लेता है। सिंबल हार्मोनिक मोशन क्वेश्चन आ रखा है, इस वजह से इंक्लूड करा है, ठीक है। बेसिक्स कवर होने चाहिए। इसी में आपने स्प्रिंग्स वगैरह के कॉन्सेप्ट भी कवर कर लेना, देखो इसी में आपका जेडब्ल्यू का सिलेबस भी कवर हो जाएगा, इसी में आपका एनडी का भी, इसी में आपका बोर्ड्स का तो हो ही रहा है, ठीक है। साउंड वेव्स, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, सारी चीजें पता होनी चाहिए, सिर्फ साउंड की नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर ईएम वेव्स, ठीक है, उन सब का भी। अच्छा ईएम वेव से भी याद आ गया कि भैया इस बार 12th के सीबीएसई 12th के बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा कि ईएम वेव्स का स्पेक्ट्रम बना के दिखा दो, तो उसमें ऐसा सा फिगर बनाया ना, अभी बता देता हूं वरना फिर बाद में कहोगे लो भैया ने बताया नहीं था, ठीक है। इस तरीके का एक फिगर बनाया ना, उसमें लिख देना एक तरफ ई वेक्टर एक तरफ लिख देना आपका कौन सा, ये देखो ईएम वेव्स होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक आपकी दूसरी वेव हो गई, ठीक है। इस तरीके से लिखाना, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, एंड आता ही है 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया आज के टाइम पे पेपर। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, अच्छा बोल सकते हैं यूनिट है, आप 10th में भी पढ़ते हो, ठीक है, उसके बाद अभी 12th में ही पढ़ोगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें अच्छा जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, बोल सकते हैं कि एनडीए के परस्पेक्टिव से वो काफी बेसिक चीजें हैं, एंड स्पेशली उसमें भी क्या आपका जूल्स लॉ एंड द लॉ ऑफ हीटिंग्स, उसके बाद का पूरा पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें आपके 12th के परस्पेक्टिव से, तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड उसके पहले के कॉन्सेप्ट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्वेश्चन ये आता है कि भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एनर्जी लॉस क्यों होती है, ठीक है, अगर किसी को पता है तो बताना। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो आगे आ जाओ, ऑप्टिक्स जो कि कंपैरेटिवली आपको आता है, इजी पोर्शन है, अगर 10th लेवल तक का आता है तो एनडीए में मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। अगर आपको 10th लेवल तक का आता है तो एनडीए में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के भी, लेंस फार्मूला के भी, मिरर फार्मूला के भी। इसी के साथ आपको अगर पैरेलल मिरर्स रख दिए जाएं तो भैया कितनी इमेजेस बन सकती हैं, एन नंबर ऑफ इमेजेस, वो पता होना चाहिए। आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, इसकी एप्लीकेशन जैसे कि मिराज इफेक्ट, ऑप्टिकल फाइबर, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आ जाओ तो इसमें भी मैंने डिवीजन कर रखे हैं, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, देखो एनडीए में तो सब इससे बेसिक आएगा, लेकिन ये बोर्ड्स के तरीके से भी मैंने कर रखे हैं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आपकी बोल सकते हैं कि दोनों टाइप के बॉन्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के भी दो याद रखना, इंट्रा एंड इंट्रा होता है एक, तो है ना इंट्रा, और एक होता है इंटर, ठीक है। तो इन सारी चीजों को याद करके जाना, ठीक है। इसी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड, सारी चीजें मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। आगे बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देख लो बॉस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल एंड ट्रेंड्स, जो कि आपके एनडीए के परस्पेक्टिव से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपके बोर्ड्स में तो शायद डी एंड एफ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। आपके बोर्ड्स में तो शायद इतना है, लेकिन इसके बेसिक ट्रेंड टेबल्स कौन कौन सी है, मेंडलीव की क्या है भैया, मोस्ले की क्या है, क्या क्या इन्होंने प्रेडिक्शन किए थे, कौन कौन से एलिमेंट के प्रेडिक्शन किए थे, कौन कौन सी इनको बाद में पोजीशंस मिली, पता होना चाहिए। एसिड बेसिस सॉल्ट, बिल्कुल बेसिक, ज्यादा कुछ नहीं करना। क्लास 10th के एनसीईआरटी में जितने दिए गए हैं ना, सब कवर कर लेना। इनके सबके नोट्स देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, सब कुछ प्रोवाइडेड है ऑन द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जाके देख लेना। इन केस नहीं मिलते डीएम कर दिया करो। मेटलर्जी आपके बोल सकते हैं इसके परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, डेट इज बोर्ड्स, ठीक है, जो कि इन डेप्थ कॉन्सेप्ट आते हैं। बाकी नहीं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ लेगा कि भैया जैसे एक आता है ना, जैसे कुछ भी जैसे और बोल दिया उसने, है ना, मरकरी का कोई और बोल दिया, आयरन का कोई और बोल दिया, बोल देगा ये बताओ भैया कौन से उससे एलिमेंट से रिलेटेड है, तो आपको सिंपली बता देना है कि भैया ये इससे रिलेटेड है। लेकिन वो तभी पता होगा जब मेटलर्जी का बेसिक्स पता होगा, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कैसे क्या होता है। आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको क्या क्या करना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड हाइड्रोकार्बन। हालांकि ये इसकी वजह से बता रहा हूँ, एनडीए की वजह से, अदरवाइज इफ यू पीपल आर गो फॉर दी बोर्ड्स, तो उसमें तो भैया काफी कुछ आपको मतलब कंप्लीट जीओसी पता होनी चाहिए, ठीक है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, उसके लिए तो पढ़ोगे ही, साथ में इसके लिए भी कवर कर लेना, बेसिक इसके लिए तो वैसे ही पता पड़ जाएंगे। पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल, जिससे ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, या तो आप वो बायो में देख लो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाल दो, किसी में भी डाल दो, ठीक है। आगे बात करते हैं बायोलॉजी के, जिसके बेसिक्स ऑफ लाइफ, जिसमें आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी के साथ डिजीजेज वाला इंपॉर्टेंट, बस अगर दो ही कर लिए ना अच्छे से, तो आराम से क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। हालांकि कुछ कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, जो कि आप बायोमोलिक्यूल या फिर आपका ये केमिस्ट्री का जो मैं बताया था उस चैप्टर से भी इंक्लूड कर सकते हो। आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछता है कि भैया आपके कौन कौन से वो निकलते हैं हार्मोन्स वगैरह, ठीक है। आपके पेप्सिन क्या होता है, एमाइलिस क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बाइल ज्यूस क्या होता है, एंडोक्राइन क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे तो आप स्टार जितना मान लो उतने कम है। सर्कुलेटरी में पूछ लेगा कि भैया कौन सी आर्टरी का क्या काम होता है, कौन सी वर्टेब्रे का क्या काम होता है, ठीक है। किस टाइप के वो हो सकते हैं, आपके जो वाल्व्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइपॉड, ट्राइपॉड, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए। प्लांट बायोलॉजी में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस में भी आपको पता होना चाहिए कि CO2 एंड O2 का क्या रोल होता है, CO2 एंड O2 का क्या रोल होता है, कैसे निकलती हैं। इसके बाद ही फिर आपका स्टोमेटा की कैसी प्रोसेस होती है, स्टोमेटा, आई थॉट स्पेलिंग सही है ना, अगर गलत हो तो बहुत देख लेना, स्टोमेटा का सही है। आगे आपका इसी में जाइलम एंड फ्लोएम की बात कर लोगे बस, जो कि जाइलम प्लांट हार्मोन, और थोड़े बहुत देख लोगे, ठीक है। जो आपको बिल्कुल लास्ट में दिखाया जाता है 4-5 हार्मोन, जो कि लाइट अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। कुछ आपके हो सकते हैं जैसे एयर अट्रैक्टेड होते हैं, उस तरीके से। बाकी हेल्थ एंड डिसीज बिल्कुल छोड़ कर नहीं आओगे, कंप्लीट करना है कहाँ से, एनसीईआरटी से, ठीक है। क्लास 9 के एनसीईआरटी से कवर करना है सिर्फ, बस। इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन, उसी के साथ कॉमन डिसीजेस, कॉजेज एंड प्रिवेंशन, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आ जाओ भैया हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री की, भैया इसका कितना पढ़ना होता है, ये तो बहुत ज्यादा वाइड है, कितना पढ़ लें, कहाँ से पढ़ लें, इसका तो कुछ आइडिया भी नहीं होता कहाँ से आएगा। जितना इस स्लाइड में लिखा है सिर्फ उतना पढ़ के जाना है। कैसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके फीचर्स, सिर्फ फीचर्स, टाउन प्लानिंग कैसी थी, आर्ट कैसे थे, डिक्लाइन कैसे हुआ, और किसी अगर स्पेसिफिकेशन से, तो जैसे धोलावीरा से क्या मिला, मोहनजोदाड़ो से क्या मिला, किसने आइडेंटिफाई किया, है ना, दयाराम सानी कौन थे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वैदिक एज की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि भैया वहां की सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी, एंड रिलीजन कैसी थी, एंड वैदिक से मतलब इंडस से लेके वैदिक तक, वैदिक से लेके महाजनपद तक क्या क्या डिफरेंसेस आए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं। महाजनपद में आपको सारे के सारे जनपद पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद मौर्य एम्पायर देख लोगे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिक्लाइन, इतना पढ़ना है बस। पोस्ट मौर्यन की अगर बात करूं तो पोस्ट मौर्यन में आप पढ़ लोगे आपके
सतवाहंस कहते थे, कुशवाहंस एंड गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि गुप्ता और चोला बहुत दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चेरास एंड पांड्यास को थोड़ा थोड़ा देख लेना, जिसमें आपकी साउथ इंडियन किंगडम आ जाती है, उसमें भी चोलास आर दी मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके भी जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, ठीक है। आगे बात करते हैं मेडाइवल हिस्ट्री की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट यार आपकी दिल्ली सल्तनत ही हो जाती है, जिसमें कुछ कुछ रूलर्स को तो बिल्कुल छोड़ के ही मत जाना, जैसे सिलेवी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद, लोधी डायनेस्टी, ये 5 के 5 डायनेस्टी थी। इसमें आपका कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुतुब मीनार किसने बनाई थी, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर इल्तुतमिश ने। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि इल्तुतमिश ने खत्म की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी। खिलजी से अगर क्वेश्चन आएगा तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, मलिक कफूर के बारे में आएगा, ठीक है। इसके साथ लोधी डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टी के 2 रूलर सिर्फ फेमस हैं, वो आएंगे, ठीक है। जैसे तुगलक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक यार ऐसा रूलर था इन सारी डायनेस्टीज में जिसको ना, जिसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी, सिर्फ एक वही क्वेश्चन फेमस है, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आगे बात करता हूँ मुगल एम्पायर, अगर आया इस डायनेस्टी तो मतलब वो वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मुगल एम्पायर की बात करें तो भैया अकबर, अकबर को देख लेना, शाहजहां को देख लेना, औरंगजेब, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिक्लाइन। इसी के साथ 1857 की जब रिवॉल्ट हुआ था तो उस टाइम पे मुगल एम्पायर का क्या रोल था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीजनल किंगडम की बात करूं तो विजयनगर एम्पायर, बहमारी एम्पायर, ठीक है, बहमानी एम्पायर, ये दोनों किंगडम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा भैया। विजयनगर एम्पायर एंड बहमानी एम्पायर से आप देख लो, भर भर के क्वेश्चन आ रखे हैं इंडिया एग्जामिनेशन में। इसके साथ रीजनल किंगडम हो गई। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स, जिसमें भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, इसी के साथ ऑल दोज बोल सकते हैं कि फिलोसफर और दी ट्रेवलर्स, ठीक है, जो कि फॉरेन से आए थे इंडिया में या फिर इंडिया से गए फॉरेन में, और उनकी क्या क्या आउटकम्स हैं। जैसे अगर बुक्स की बात करूं तो जैसे अकबर की एक बुक है, ठीक है, जो एक बेगम ने लिखी थी, है ना। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इनकी बाबर की भी एक बुक है ना, बाबर की भी एक बुक है। तो ये बुक्स इंपॉर्टेंट है एंड कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है वो। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बोल सकते हैं एक्सपोज्ड है, क्या क्या आएगा, स्पेशली आपके यूरोपियन अराइवल्स, जिसमें सारी चीजें कवर होंगी, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एज वेल एज ब्रिटिशर्स। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पोर्तुगीज एंड ब्रिटिशर्स सबसे ज्यादा। आगे बात करूं तो ब्रिटिशर्स की कैसी कैसी पॉलिसीज थी, जिसमें रेवेन्यू सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, रेतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम क्या थे, कैसे चल रही थी, ठीक है, इनका ओरिजिन कहां से हुआ, कैसे आइडिया आया। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, जैसे कि ब्रह्मो समाज, जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट डिग्निटी भी आती जाएंगी, है ना, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेना। आगे रिवॉल्ट ऑफ 1857, कॉज, स्प्रेड एंड कॉन्सिक्वेंसेस, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी रूल, पार्टीशन, जिसमें आपकी कुछ कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, जैसे कि आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जितने भी अभी तक मूवमेंट हुए, क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, एंड आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। खादी मूवमेंट है ना, इसी में आप वो भी देख सकते हो, खलीफा वाला, ठीक है, इसी में आप वो भी देख लो कि डिवीजन ऑफ कंट्री कैसे डिवाइड हुआ पाकिस्तान और इंडिया में, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कहाँ कहाँ स्थापना हुई, कैसे कैसे हुई, कैसे कैसे सेशंस गए। हालांकि वो क्वेश्चन आप पॉलिटी से भी रिलेट कर सकते हो। अब बात करें ज्योग्राफी की तो भैया फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, अर्थ का ओरिजिन, ठीक है, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी क्या है, अर्थ की लेयर कितनी होती है, जिसमें ट्रोपोस्फियर, लिथोस्फियर, एक्सोस्फियर, आइनोस्फियर, 4 इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी वहां पे कितने हाइट पे हैं और कौन कौन सी चीजें जाती हैं, और टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे है, इतना इंपॉर्टेंट है बस। लैंड फॉर्म्स में माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स पढ़ लेना। क्लाइमेटिक जोन में ट्रॉपिकल टेम्परेचर एंड पोलर रीजन, एंड क्लाइमेट जोन चेंज कैसे होती है, वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। सॉइल की बात करूं तो फॉर्मेशन, उसके टाइप्स, इरोजन एंड कंजर्वेशन, इतना इंपॉर्टेंट है बस, इसके अलावा नहीं। एंड कितने टाइप्स की सॉइल चाहिए ये बताना चाहिए, एंड सॉइल में कौन सी क्रॉप होती है ये भी बताना चाहिए, ठीक है। आगे बात करूं तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में फिजिकल फीचर्स में आ जाता है सबसे पहले भैया हिमालय, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड कोस्टल प्लेट्यू एंड आइलैंड। इसी में आप गंगा ब्रह्मपुत्र के बोल सकते हैं कि हाँ देखो आगे लिखा ही है इन्होंने, ठीक है। रिवर्स में जो इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एंड कृष्णा, उसमें भी जो इसके प्लेन्स हैं जिसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। आगे बात करूं तो क्लाइमेट, मानसून सिस्टम कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कहता है, रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून में हिमालय कैसे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट टाइप कैसे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैसी हैं, एंड बायोडाइवर्सिटी कैसी है, एंड कहां कहां तक डिवाइडेड है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करूं तो भैया इसकी टेंशन मत लेना, वर्ल्ड की देखो ना तो हिस्ट्री की टेंशन लेना, ज्योग्राफी की अभी कहीं अगर मैं बता दूं तो एक मोस्ट पोटेंशियल जो क्वेश्चन हो सकता है कि आपका वलिंगर्ड, वलिंगर्ड कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में है, पोलैंड और लिथुआनिया, ठीक है, ब्लैक सी से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब जो भी न्यूज में है अभी उनसे क्वेश्चन आएगा बस। सो अगर यार आप ऑफिशियल टेलीग्राम पे या फिर अगर आप वाईटी कम्युनिटी पोस्ट भी चेक करते हो तो उस पर मैं डालता रहता हूँ, हालांकि मैं वाईटी कम्युनिटी पे थोड़ा सा कम डालता हूँ क्योंकि इस पर कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम लेता है वो, ठीक है।
आगे बात करते हैं तो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन के बारे में पता होना चाहिए, फीचर्स एंड टेक्टोनिक मूवमेंट्स, प्लेट्स के बारे में, ये हालांकि आप आपकी इंडिया आपकी फिजिकल ज्योग्राफी में ही पढ़ लोगे आप, है ना। क्लाइमेट एंड वेस्टर्न पैटर्न्स, अल्नीनो एंड लालिनो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि इस बार दोनों हो रखे हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सो ये दोनों आएंगे। एंड अभी साइक्लोन्स वगैरह भी आए हैं, तो भैया उससे रिलेटेड भी आएगा, ठीक है। आगे बात करूं तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स कैसे हैं, कहाँ कहाँ पे माइंस हैं इसकी, कोयल, ऑयल एंड गैस, ठीक है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपकी इकोनॉमी से हो सकते हैं। हालांकि इकोनॉमी का इतना वाइड सिलेबस आज तक देखने को नहीं मिला, आप चाहो तो इसे साइड में भी रख सकते हो, बट मेरी मानो तो बहुत साइड में मत रखना, क्योंकि विद दी चेंज ऑफ द पैटर्न मेरी भाई अंदर से फीलिंग आ रही है कि इस बार की इकोनॉमी का क्वेश्चन है एकदम जंप देखने को मिलेगा। आप देखो सीडीएस का पैटर्न पूरा का पूरा चेंज हो गया, इवन आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर भी उठा के देख लो, मतलब भर भर के क्वेश्चन आए इकोनॉमिक्स से, जिसमें आपको पता चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई और इलास्टिसिटी कैसे, इलास्टिसिटी फिजिक्स वाली नहीं है, ये आपकी इकोनॉमिक्स वाली है। मैक्रो में जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जीडीपी में किस किस की कैसे कैसे मतलब थिंग्स कंट्रीब्यूट करती हैं। आगे इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं तो इंडियन ज्योग्राफी में 5 ईयर प्लान, जो कि हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है, जो तो आपके भैया एनडीए के में तो ये देखो इंपॉर्टेंट है ही, वैसे ही इसमें क्वेश्चन आते हैं। आगे बात करूं तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, उसके मैंने एग्जांपल्स पे लिख दिए। अच्छा, टर्सरी सेक्टर कितनी वाइड वैरायटी से प्ले कर सकता है, जीडीपी में टोटल कितना रोल प्ले करता है, वो इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई कैसे वर्क करती है, मॉनेटरी पॉलिसीज कैसे होती हैं, इन्फ्लेशन कैसे आ सकती है, इन्फ्लेशन को रेगुलेट कैसे किया जाता है, क्योंकि अभी डी डॉलराइजेशन बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो मेरी गट फीलिंग कह रही है कि भैया आरबीआई की प्रोसेसेस से मतलब वो कैसे रेगुलेट करते हैं ऑल ओवर दी इंडिया इकोनॉमी को, ठीक है, फ्लो ऑफ द मनी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कोई आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन को चेक करने के लिए। बाकी बजट एंड टैक्सेशन, देखो बजट हर साल पास होता है, तो एक हाथ क्वेश्चन आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें आपको टैक्स एंड फिजिकल पॉलिसी एंड जीडीपी का फॉर्म क्या होता है, अच्छा बताना कोई किसी को अगर पता है तो, ठीक है। बाकी करंट इकोनॉमिक इश्यूज, या फिर मतलब वही बोला ना कि जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री थी, वर्ल्ड आपकी ज्योग्राफी थी, उसी में आप करंट इकोनॉमिक इश्यूज भी डाल सकते हो। वही दोनों चीजें हैं, अगर आप टेलीग्राम फॉलो करते हो तो आपको यहाँ से बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आप थोड़ा बहुत रिलेट करते हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन एनर्जी दोनों से रिलेटेड लेक्चरेट, जीडी, इसी के साथ रिटर्न के पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ना सब कुछ बताया उस पर, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब आ जाओ भैया पॉलिटी का सिर्फ मैंने एक ही चीज बोल रखी है कि पॉलिटी आपका भैया पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 6 तक अगर कवर कर रखी है तो पॉलिटी का मतलब जो बोल सकते हैं बेसिक क्वेश्चन कितना तो पढ़ ही लो, इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भैया 6-7 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। आगे बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये सारी चीजें जो है ना इसी में कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। दैट इज फीचर्स, प्रीएम्बल क्या होता है भैया, फंडामेंटल राइट्स कैसे चलते हैं, ड्यूटीज कहाँ से होती हैं, बोरोड कहाँ से की गई है, डीपीएसपी क्या होता है, अमेंडमेंट के लिए तो हेल एक अलग लेक्चर लेके आऊंगा। पॉलिटी की तो यार मैंने खुद की प्लेलिस्ट बना रखी है, सो आई नो कि दिस इज द बेस्ट प्लेलिस्ट अगर आप एनडी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो, ठीक है। उसके साथ ही पीवाईक्यूज भी करा रखे हैं, अमेंडमेंट एंड इमरजेंसी प्रोविजन सब कुछ कराया है। आगे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो ये जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे कैसे भैया आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कैसे आते हैं, लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, पार्लियामेंट, वही जो सारी चीजें बोली वो लिखी हुई है यहाँ पे। जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होता है, हाई कोर्ट का क्या रोल है, जुडिशियल रिव्यूज क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां से बोल सकते हैं कि बोरो किया गया है तो भैया यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू आपको मल्टीपल जगह देखने को मिलेगा, है ना। अब प्रेसिडेंट की बात कर लो तो इंपीचमेंट क्या होता है, प्रोसेस कैसे इनिशिएट कैसे की जाती है, कहां पे इनिशिएट की जाती है, कितने टाइप के बिल्स होते हैं, कहां कहां पे बिल्स लाए जा सकते हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस की बात करूं तो आपके पंचायती राज, आपका अर्बन गवर्नेंस, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, जिसको या तो आप किसमें करंट अफेयर के वाले टॉपिक में भी रख सकते हो, है ना। क्योंकि मैंने इसमें देखो बस करंट अफेयर का अलग से कोई टॉपिक रखा तो मैंने सब्जेक्ट वाइज उसको डिस्टिंग्विश कर दिया। यहां तक आपका कंप्लीट सिलेबस बता दिया। अब बाकी रहा स्टडी प्लान, तो स्टडी प्लान कंप्लीट अरेंज्ड फॉर्मेट में अगर आप दिन का 3 घंटा देते हो, 3 आवर्स 90 डेज के लिए देते हो, तो भैया इसमें सब कुछ कवर्ड है। जहां पे आपको 1 आवर मैथ को, 1 आवर साइंस को, 1 आवर इंग्लिश को देना है, इंग्लिश या जीएस ले लो, हर एक चीज कवर्ड है, हर एक चीज। साइंस और मैथ को क्यों दिया, क्योंकि भैया यही आपके बोर्ड्स में आने वाली है, एंड ये भी आपके बोर्ड्स में आएगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के डिवीजन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसलिए इन दोनों को 2 घंटे दिए, बाकी आप इसको 1 घंटे के अंदर भी रखते हो। देखो बॉस, ऐसा बिल्कुल मत करना है कि इन दी कंसिडरेशन ऑफ दी बोर्ड्स आप एनडीए को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो। देखो जिसका एम कंसेंट्रेटेड फोकसली पढ़ना है और एनडीए को ज्वाइन करना है, उसके बोर्ड्स में अगर मैं मान चलूं यार आपके बोर्ड्स में 95 की जगह अगर 93, 94 या 90 भी आते हैं, देन इट इज गुड, अगर आप एनडीए क्वालिफाई कर लेते हो विद दी एसएसबी इंक्लूडिंग ऑल्सो, है ना। सो देखो एसएसबी के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। हालांकि मैंने कह रहा अभी यही है
अपने अकॉर्डिंग और देखना आपकी प्रायोरिटी एनडीए है भी कि नहीं, वो भी आप पे मैटर करता है। इसमें आपको रिवीजन के लिए, वीकली टेस्ट के लिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए, हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करने के बाद कहां से क्या प्रैक्टिस करना है, कितना करना है, हर एक चीज बता रखी है इस कंप्लीट प्लान में। आप देख सकते हो पूरा पूरा का पूरा। देखो इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट कब लगाने हैं, जैसे भाई साहब इसको बनाने में ना दिमाग का बिल्कुल दही हो गया था। मल्टीपल मतलब पूरी की पूरी टीम ने मिलकर बनाया, तो एक बार इसको जरूर गो थ्रू जरूर कर लेना। एंड अगर इसको फॉलो कर रहे हो ना, तो यार मुझे नहीं लगता कि भैया अब तुम्हें कोई पीछे कर सकता है, अगर आप इसको कंसेंट्रेटेड होकर फॉलो कर रहे हो। सिर्फ 3 घंटे देने हैं, दिन के 3 घंटे, 24 में से सिर्फ 3 घंटे देने हैं। बाकी 21 आवर्स आप कुछ भी करो। मैं बोल रहा हूँ भैया, अगर आपके बोर्ड्स भी चल रहे हैं, बोर्ड्स जैसे देखो, क्योंकि ये 90 डेज का प्लान है। आप कुछ लोग बोल सकते हैं कि भैया टाइम तो ज्यादा है, आप बोर्ड्स भी तो आएंगे। देखो बॉस, 90 डेज का बनाया है सिर्फ मैंने। अभी आप अगर से आप अभी से ही मोटा मोटा देख लो, तो आपके पास अराउंड 120 डेज है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो यार 30 दिन तो बोर्ड के वैसे ही निकालती है ना। एंड इसको देखो कैसे करना है, जैसे आपसे डे 16 मिस हो गया, तो इसको एक दिन कर लोगे, मतलब फिर आपका डे 16 का टास्क ये रहेगा, इसका प्रिंट करा लेना, कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा ऑन द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिसमें आप देख सकते हो हर एक चीज इन डेप्थ के साथ एनालाइज की गई, जैसे एनालिटिक ज्योमेट्री, सर्कल्स। एंड अगर ये फॉलो करते हो ना, तो ट्रस्ट मी बॉस, आपका काफी कुछ बेनिफिट होने वाला है। जहां पे मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस वाइज टेस्ट फॉर दी सेपरेट सेपरेट बोल सकते हैं कि आपके मतलब सेपरेट चैप्टर वाइज भी मैंने लगाया। जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो भैया सिर्फ प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस होगी, इसमें आप एनडी का भी करो, आप अगर जेडब्ल्यू भी टारगेट कर रहे हो तो साथ में ले जाओ, ठीक है। सब कुछ है, कंप्लीट बता दिया जाएगा। बाकी इसका कोई मैटर नहीं कि यार मैं आपको एक एक बताऊं कि यार डे 85 में आप ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, है ना। बाकी के लास्ट के डेज में नो डाउट ऑफिशियल पे मतलब सारे फुल मॉक टेस्ट एंड हम भी बहुत कुछ लेके आएंगे एट दैट टाइम, ठीक है। सो यार दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए, डायरेक्टली कमेंट कर देना, आई एम देयर टू गाइड यू, ठीक है। चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अमेजिंग एंड कंटेंट।